हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंकज सर हाल ही में पिता बने हैं, इसलिए वो पैटर्निटी लीव पर हैं। डेली करंट अफेयर की क्लासेस में कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए ये क्लासेस में लेने वाला हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस कर लेते हैं 20 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सीखने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किसके द्वारा लाई गई है? फ्रेंड्स, ये पहल शुरू की है इंडियन आर्मी द्वारा। राइट आंसर सी, इंडियन आर्मी। ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव की शुरुआत इंडियन आर्मी के द्वारा की गई है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है आर्मी में सभी सोल्जर्स को ड्रोन चलाना सिखाना। जैसे हर सिपाही वेपन चलाना सीखता है, वैसे ही अब हर सिपाही ड्रोन चलाना भी सीखेगा। इसके लिए आर्मी ने अपने प्रमुख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ड्रोन ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है। जैसे अभी तक हम देखते हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून में है, इन्फेंट्री स्कूल जो कि महू में है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है, वहाँ पर ड्रोन ट्रेनिंग शुरू की जा चुकी है। आर्मी में ड्रोन के यूज़ को बढ़ाने के लिए दिव्यास्त्र बैटरी को लॉन्च किया गया है। दिव्यास्त्र बैटरी आर्मी की एक नई यूनिट है जिससे आर्मी ने फ्यूचर्स की वॉर को लड़ने के लिए बनाया है। इसमें हम देखेंगे कि आर्टिलरी के साथ साथ ड्रोन्स का भी यूज़ किया जाएगा। इसे भारत की ड्रोन ऑपरेशन यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है ताकि दुनिया में जो मिलिट्री वॉरफेयर है वो बदलता जा रहा है। अब ड्रोन्स का यूज़ उसमें सबसे ज़्यादा होता है और हमारी जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो भी इसके लिए रेडी रहे। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ड्रोन का यूज़ सब कुछ सिखाया जा रहा है। हम देखते हैं कि आर्मी के हर ऑपरेशन में, जैसे कि कॉम्बैट हो, सर्विलेंस हो या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, हर जगह हम देखते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर अब हर सोल्जर को ड्रोन यूज़ करना सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बात करी ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव की। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चर्चित विरहोर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? बिरहोर जनजाति मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। तो राइट आंसर डी, झारखंड। झारखंड की कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के फुलवरिया कस्बे में बिरहोर ट्राइब के 555 रहवासियों को, रेसिडेंट्स को 80 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली मिली है। ये बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है बिरहोर जनजाति के लिए। और यहाँ पर जो फुलवरिया कस्बा है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर पहली बार 80 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी पहुँची है। यहाँ पर हम बात करें बिरहोर जनजाति की, तो फ्रेंड्स, बिरहोर में बिर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है मैन, यानी कि जंगल के लोग। ये लोग मुख्यतः झारखंड में सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जनजाति छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार में भी पाई जाती है। इनकी भाषा भी बिरहोर भाषा है। ये जनजाति सिंह बोंगा भगवान जो कि सूर्यदेव होते हैं उनको पूजते हैं और हपराम भगवान को पूजते हैं। बिरहोर कम्युनिटी के जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको टेंडास या बैंड्स कहा जाता है। इंडिया में हम देखते हैं कि समय समय पर यह क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट में कौन सी जनजाति रहती है। तो यहाँ फ्रेंड्स पूरी लिस्ट दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से या फिर हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक बार इस टेबल को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑफर ऑफ द डे। आज के ऑफर ऑफ द डे में फ्रेंड्स आपको मिल रहा है करंट अफेयर का वन स्टॉप सोल्यूशन ईयरली करंट अफेयर पैकेज 2025। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर का वन स्टॉप सोल्यूशन है उसके अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मिलते हैं। अक्षय सर का जो मंथली करंट अफेयर वीडियो आता है उसकी पीडीएफ भी मिलती है। यहाँ पर क्विज भी मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के, और इसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर के वीडियोस जैसे कि मैराथन हुए और समय समय पर जो स्पेशल करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे कि पद्म अवार्ड, बजट की बात करें, नोबेल प्राइज़ की बात करें, ट्रेंड स्लैम की बात करें, तो ये पूरे टॉपिक्स यहाँ पर एक ही जगह मिल जाते हैं। इसलिए आपको फ्रेंड्स इसके अलावा करंट अफेयर का कहीं से कुछ और परचेज नहीं करना है, सिर्फ यही करंट अफेयर पढ़ना है, जिसके बाद आपके एग्जाम्स की जो करंट अफेयर की दिक्कत है वो सॉल्व हो जाती है। ये पूरा पैकेज 2025 के लिए आपको मात्र 74 रुपीज़ में मिल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक इस पैकेज को नहीं लिया है वो एक बार इसको जरूर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जारी की गई है यूएन वुमेन द्वारा। राइट आंसर ए, यूएन वुमेन। यूएन वुमेन और यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा द जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट को रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जेंडर इक्वालिटी को ट्रैक किया गया है। 2030 तक के लिए सस्टेनेबल गोल्स यूएन ने दिए हैं, वो 17 डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर आपके सामने हैं। इन गोल्स के अंदर जेंडर इक्वालिटी को ट्रैक करने के लिए ये जो रिपोर्ट है हमारे सामने आई है, जिसका नाम है द जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हमारे सामने रखा है। यहाँ पर जो बच्चे
यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें तो 2030 तक 351 मिलियन वुमेन और गर्ल्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहेंगी। फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो 2024 में 64 मिलियन से ज़्यादा वुमेन फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही हैं। वायलेंस की बात करें तो 15 से 49 एज की हर 8 में से एक महिला को फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस फेस करना पड़ता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ये देखने को मिलता है कि दुनिया भर की नेशनल पार्लियामेंट्स को मिलाकर सिर्फ 27.2% सीट्स ही वुमेन के पास होती हैं, और अब तक 102 देश ऐसे रहे हैं जहां पर महिला एक भी बार हेड ऑफ स्टेट नहीं बनी है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कम इंटरनेट का एक्सेस है। सिर्फ 64% महिलाएं ही इंटरनेट का एक्सेस कर पाती हैं, जबकि 70% पुरुष इंटरनेट का एक्सेस कर पाते हैं। इस गैप को अगर फुलफिल कर दिया जाए तो लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक जीडीपी बढ़ाई जा सकती है पूरी दुनिया भर की, ये इस रिपोर्ट का कहना है। पॉजिटिव प्रोग्रेस की बात करें तो 2000 से अब तक दुनिया में मैटरनल मोर्टेलिटी 40% तक कम हुई है। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये पूरी रिपोर्ट का डाटा है जो यहाँ पर हमारे सामने आता है। पहली बार ये रिपोर्ट 2019 में पब्लिश की गई थी। यूएन वुमेन की बात करें तो यूएन वुमेन यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। ये जो संस्था है वो जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करता है। इसका गठन 2 जुलाई 2010 को किया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। फिलहाल इसकी हेड है सीमा समी बहुश, जो कि जॉर्डन से आती हैं। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स भी मिलकर निकालता है, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ये यूएन का एक डिपार्टमेंट है। इसका काम होता है कि देशों को उनके इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ कर देना। इसका गठन 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। फिलहाल इसके हेड है ली जुनहुआ, जो चाइना से आते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। भारत और ईरान द्वारा बनाया जा रहा छाबर पोर्ट किस खाड़ी के पास स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है गल्फ ऑफ ओमान के इधर। राइट आंसर बी, गल्फ ऑफ ओमान। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएसए ने छाबर पोर्ट के लिए दिए जाने वाले सैंक्शंस को वापस ले लिया है। यहाँ पर जो यूएसए ने छूट दी थी उसको वापस ले लिया है। यूएसए के हिसाब से ये सैंक्शंस 29 सितंबर से फिर से लागू हो जाएंगे। तो इंडिया को जो छूट मिली थी वो वापस ले लेगा यूएसए। छाबर पोर्ट जो है वो इंडिया और ईरान मिलकर डेवलप कर रहे थे। छाबर पोर्ट फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। ये एक पुराना पोर्ट है जिसका मॉडर्नाइजेशन इंडिया और ईरान मिलकर कर रहे थे। 2018 से इंडिया इस पोर्ट के शाहिद बहस्ती टर्मिनल को ऑपरेट कर रहा है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। इस पोर्ट के जरिए इंडिया सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान दोनों के साथ ट्रेड कर सकता है, और बीच में यहाँ पर उसको पाकिस्तान से जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए छाबर पोर्ट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन रही गल्फ ऑफ ओमान, जो कि ईरान में है, और इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा था? इंडिया और ईरान। यहाँ पर हमने बात करी थी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। आइए इसको भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है जिसमें शिप, रेल और रोड नेटवर्क शामिल रहेगा। अभी ये पूरी तरह बना नहीं है। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको देख लेते हैं। अजरबैजान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इंडिया, ईरान और रशिया को ये कनेक्ट करेगा। इंडिया ने इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए ज्वाइन किया था। इसका मैप फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अर्मेन डुप्लेंडिस, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 14th टाइम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, वे किस खेल से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, ये संबंधित हैं पोल वॉल्ट से। राइट आंसर ए, पोल वॉल्ट। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है फ्रेंड्स इनकी। ये लगातार खुद के ही रिकॉर्ड को बेटर करते जा रहे हैं। अर्मेन डुप्लेंडिस ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपना ही रिकॉर्ड 14th टाइम तोड़ दिया। इस साल वो ये रिकॉर्ड 4 बार तोड़ चुके हैं। अर्मेन डुप्लेंडिस पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं और उन्होंने नया रिकॉर्ड 6.3 मीटर्स का बनाया है। वो स्वीडन देश से आते हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो हर 2 साल में आयोजित कराई जाती है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। फिलहाल इसका आयोजन हमको टोक्यो, जापान में देखने को मिलता है, जहां पर 13 से 21 सितंबर तक इसका आयोजन कराया जाएगा। इसका ऑर्गेनाइजर है वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसका 20वां संस्करण टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर 198 देश पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर 49 इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। पहले इसको इंटरनेशनल एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। 2019 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स रखा गया। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन को। आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन।
ब्लू पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इंडिया ने FAO के साथ समझौता किया है। राइट आंसर डी, FAO। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने FAO के साथ भारत में ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। इसका उद्देश्य भारत में ब्लू पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। तो आखिरकार यहाँ पर ब्लू पोर्ट होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। ब्लू पोर्ट बेसिकली एक मॉडर्न पोर्ट होता है जिसका उद्देश्य होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाते हुए देश के ट्रेड को बढ़ाना। इस पोर्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिससे यहाँ से कार्बन एमिशंस जो हैं कम से कम हो, ताकि पोल्यूशन कम हो। ये जो एग्रीमेंट है वो इंडिया को पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन में मदद करेगा। इसके जरिए इंडिया पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के लिए दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको सीखेगा और समझेगा। ये इंडिया के पोर्ट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और उन्हें क्लाइमेट रेजिलिएंट बनने में मदद करेगा। FAO की बात करें तो ये एक UN की एजेंसी है। दुनिया में भूख को कम करना और फूड सिक्योरिटी बढ़ाना इसका काम है। इसका गठन 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। 195 नेशंस इसके मेंबर हैं। फिलहाल इसके डायरेक्टर जनरल है कुडोंग यू, जो कि चाइना से आते हैं। आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन। पाकिस्तान ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है? तो यहाँ पर पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया है। राइट आंसर ए, सऊदी अरेबिया। ये एग्रीमेंट सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के बीच साइन हुआ। ये एग्रीमेंट नेटो ग्रुप का जो आर्टिकल 5 है उसके एक क्लॉज की तरह है। ये क्लॉज बेसिकली ये कहता है कि किसी भी एक देश पर अगर हमला हो तो दोनों देश पर हमला माना जाएगा। ये एग्रीमेंट इसराइल के द्वारा जो हाल ही में कतर पर स्ट्राइक किया गया था उसके बाद साइन हुआ है। इसके साथ पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के साथ नेटो की तरह एक मिलिट्री ग्रुप बनाने का प्रस्ताव भी यहाँ पर रखा है। यहाँ पर हमने बात करी नेटो की और उसके आर्टिकल 5 की, तो आइए उसको समझ लेते हैं। नेटो 32 देशों के बीच एक मिलिट्री अलायंस है। इसमें 30 देश यूरोप के हैं, बाकी 2 USA और कनाडा हैं। इस ट्रीटी का आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पर हमला बाकी देश पर भी हमला माना जाएगा और बाकी देश उस देश की वॉर में मदद करेंगे। इसलिए यहाँ पर नेटो को एक बहुत ही मजबूत मिलिट्री अलायंस माना जाता है। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और इसका सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे। चलिए देखते हैं अब 8th क्वेश्चन। भारत का पहला निजी क्षेत्र का सामरिक पेट्रोलियम भंडार किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जाएगा मेगा इंजीनियरिंग द्वारा। राइट आंसर डी, मेगा इंजीनियरिंग। ये बनाया जाएगा कर्नाटका के पुदूर में। मेगा इंजीनियरिंग को एक रिजर्व बनाने की परमिशन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड के द्वारा दी गई है। मेगा इंजीनियरिंग इस रिजर्व को बनाएगा और उसे ऑपरेट भी करेगा। आइए समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व होते क्या हैं। ये एक इमरजेंसी ऑयल रिजर्व होते हैं जिसे कोई देश इमरजेंसी के समय यूज़ करता है। जब देश में वॉर, सैंक्शन या प्राइस बढ़े, ऐसी समस्याएं जब आती हैं तो उस समय हम इन रिजर्व्स का यूज़ कर सकते हैं। अभी भारत के पास 8 से 9 दिन का ऑयल बफर है, यानी कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करें तो 8 से 9 दिन तक अपनी जो ऑयल की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। चलिए थोड़ी इस प्रोजेक्ट की जानकारी देख लेते हैं। इसकी लोकेशन पुदूर कर्नाटका में है। इसकी कैपेसिटी है 2.5 मिलियन मेट्रिक टन। इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो लगभग 5,700 करोड़ आने वाली है और लगभग 214 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की बात करें तो ये भारत की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसका काम है इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मैनेज और मेंटेन करना। इसका गठन 2005 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। फिलहाल इसके CEO और MD हैं श्री LR जैन। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत काम करती है। मेगा इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एक प्राइवेट इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में है। इसका गठन 1989 में हुआ था। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। भारत की पहली आर्चरी प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर रामचरण भारत की पहली आर्चरी प्रीमियम लीग के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। भारत की जो पहली आर्चरी प्रीमियम लीग होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि 36 इंडियन आर्चर्स के साथ साथ 12 दुनिया भर से टॉप आर्चर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसका आयोजन 2 से 12 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है 2025 में और इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर कुल मिलाकर टोटल 6 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। यहाँ पर चेरो आर्चर्स झारखंड की है,
चोला चीफ्स तमिलनाडु की है, ककाटिया नाइट्स तेलंगाना की है, माइटी मराठास महाराष्ट्र की है, पृथ्वीराज योद्धास दिल्ली की है, राजपूताना रॉयल्स राजस्थान की है। ये 6 टीम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये इंडिया में आर्चरी के लिए गवर्निंग बॉडी है। इसका गठन 8 अगस्त 1973 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फिलहाल इसके प्रेसिडेंट हैं अर्जुन मुंडा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हुम? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। इस पॉलिसी का उद्देश्य है भारत की जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ाना। भारत को 2070 तक नेट जीरो गोल अचीव करना है। जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो नेचुरल सोर्सेज से आती है और बार बार रीजनरेट हो सकती है, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास। जब हम अर्थ के अंदर की हीट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसे बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। ऐसी जगहों पर स्टीम को टरबाइन चलाने के लिए यूज़ किया जाता है और जब ये टरबाइन चलता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये एक साइट स्पेसिफिक रिन्यूएबल सोर्स है, खासकर रिमोट और इंटीरियर एरियाज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल ये होती है। नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 के मेन प्रोविजन की बात करें तो उसके तहत जियोथर्मल सेक्टर के पायलट प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी जाएगी। स्टार्टअप और प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी में कमी और टैक्स एग्जेम्पशन दिए जाएंगे। जियोथर्मल के लिए 100% एफडीआई का प्रोविजन रखा गया है। हर स्टेट गवर्नमेंट को जियोथर्मल प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द परमिट देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। इसके तहत सेंट्रल जियोथर्मल डेटा सिस्टम बनाया जाएगा ताकि सभी लोगों को जियोथर्मल एनर्जी से जुड़ी जानकारी मिल सके। इंडिया के जियोथर्मल पोटेंशियल की बात करें तो लगभग देश में 381 हॉट स्प्रिंग है जिनको मार्क किया गया है, जहां पर जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। इंडिया का जियोथर्मल पोटेंशियल लगभग 10.6 गीगावाट है, जो कि एक्सप्लोर किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। इंडिया में जियोथर्मल के लिए सबसे बेस्ट प्लेस उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी भारत की पहली नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर हमने 20 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लिया है। अब समय है रिवीजन का, तो आइए रिवाइज करते हैं 19 सितंबर के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन था, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है S.Y. कुरैशी द्वारा। राइट आंसर सी, S.Y. कुरैशी। सेकेंड क्वेश्चन, बीमा सुगम जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस माना जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA द्वारा। राइट आंसर सी। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? इसका इनॉग्रेशन हमको धार मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर बी, धार मध्य प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इस शब्द का अर्थ होता है कोर्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू मेजर्स। राइट आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन किया गया। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये सम्मेलन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। राइट आंसर बी, नई दिल्ली। सिक्स्थ क्वेश्चन, पांचवा राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 17 से लेकर 23 सितंबर तक। राइट आंसर बी। सेवेंथ क्वेश्चन, वैज्ञानिक शिवराम बाबूराव भोजे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें पद्मश्री कब मिला था? तो फ्रेंड्स उनको पद्मश्री 2003 में मिला था। राइट आंसर सी। एट्थ क्वेश्चन, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुगम सखी चैटबॉट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये चैटबॉट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। राइट आंसर सी। नाइन्थ क्वेश्चन, कार्ल्सबर्ग रिज जिसके लिए भारत को हाल ही में कीमती धातुओं की खोज का लाइसेंस मिला है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये स्थित है इंडियन ओशियन में। तो राइट आंसर डी, इंडियन ओशियन। 10th क्वेश्चन, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 जिसमें भारत की 38th रैंक है, ये किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जा रही है? ये प्रकाशित की जाती है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा। तो राइट आंसर बी, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमने 19 सितंबर के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है। अब समय है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो सबसे पहले कल के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग द्वारा किया जाता है?
यहाँ पर राइट आंसर है पैंक्रियाज। दूसरा क्वेश्चन था त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? यहाँ पर सही आंसर है बुद्धिज्म। तीसरा क्वेश्चन विद्युत प्रतिरोध को मापने की एसआई इकाई क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम में, इसकी एसआई यूनिट है ओम। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी? सेकेंड क्वेश्चन भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तीसरा क्वेश्चन मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 20 सितंबर 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज की ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर क्लास देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास में। जब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।